A very good morning, student. So, again we continue our chapter number 4, that is reproductive health. Okay. In previous class, I teach you about what is reproductive health and explosion, population explosion. So, first of all, what do you mean by reproductive health? So, reproductive health is a physical, mental, social well-being of a person. Okay. The person who is socially well-being, mentally well-being and emotionally well-being, then it leads to a healthy reproductive life. Okay, so it is called reproductive health. And then in population explosion, why population is exploded? There are so many reasons, that is decline in death rate, longer lifespan, decline in maternal mortality rate, decline in infant mortality rate. So these are the so many reasons due to which population explosion increases. Okay, in today's class we studied about birth control, how we control the birth. Okay, so let's start. सो बर्थ कंट्रोल वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि हम किसको कंट्रोल करने की कोशिश करें, बर्थ को, मतलब कोई बच्चे का जो जन्म हो रहा है उसको कंट्रोल करने की बात हो रही है, ठीक है ना। तो अगर बर्थ को कंट्रोल किया जाएगा तो इसका मतलब बर्थ कंट्रोल करने का मेन रीज़न क्या है? तो बर्थ कंट्रोल करने का जो मेन रीज़न है दैट इज़ कि जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है डे पर डे, वो क्या हो, थोड़ा सा उसमें वो एवरेज हो जाए, वो थोड़ा डिक्रीज़ हो जाए। क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगा तो आप सभी को पता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जैसे कि अगर हम आज के ही मतलब अभी जो लेटेस्ट चल रहा है उसको ही देख लें तो आप देख रहे हो कि कोरोना जो है वो कितना ज़्यादा अपना मतलब एक इतना पेंडेमिक डिजीज़ आ गया है, ठीक है ना। तो कोरोना जो है इंडिया में, अब आप देख रहे हो इंडिया में कितना ज़्यादा ये क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है। क्यों स्प्रेड हो रहा है इंडिया में इतना ज़्यादा? क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन क्या है, बहुत ज़्यादा है, और इंडिया में ये चीज़ें स्प्रेड होने लगी तो ये कंट्रोल से मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी अगर इसकी वैक्सीन नहीं आई या कोई मेडिसिन नहीं आई। खैर अभी तो हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता है कि हम अपने इम्यून सिस्टम को जितना ज़्यादा बूस्टअप करेंगे तो हम इस वायरस से बच सकते हैं, ठीक है ना। तो खैर जो मैं बताना चाह रही थी वो ये कि पॉपुलेशन जो इंक्रीज़ हो रहा है उसके बस क्या है, मतलब वो हर तरह से हमको क्या कर रहा है, डिसएडवांटेज ही दे रहा है, ठीक है ना। एक तो दूसरा चीज़ फूड का वो हो जाएगा, स्कार्सिटी आ जाएगी फूड में, स्पेस के लिए स्कार्सिटी आ जाएगी, हर चीज़ के लिए कंपटीशन होने लगेगा। दैट्स वाई पॉपुलेशन जो इंक्रीज़ हो रहा है वो एक तरह से क्या है, वो भी एक तरह से पैंडेमिक ही है हम लोगों के लिए। ओके, इसीलिए क्या बात हो रही है, बर्थ कंट्रोल करने की बात हो रही है, क्योंकि बर्थ कंट्रोल किया जाएगा तो एक तरह से पॉपुलेशन क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। ओके, तो देख लेते हैं कैसे बर्थ कंट्रोल करेंगे। फैमिली वेलफेयर एंड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स कम्स फॉरवर्ड टू अवॉइड अनकंट्रोल्ड ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। द कॉन्ट्रासेप्शन इज़ द मेन एम ऑफ द बर्थ कंट्रोल। तो क्या बता रहा है कि किसी भी फैमिली के वेलफेयर के लिए या जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स होते हैं वो सब चीज़ें कैसे कंट्रोल की जाती है, ये जो बर्थ कंट्रोल वाली चीज़ें इसका अवेयरनेस वगैरह बढ़ा के ही कंट्रोल की जाती है, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है, जो ये जो कॉन्ट्रासेप्शन एक मेथड होता है, मतलब बैरियर्स होते हैं जिसके थ्रू क्या किया जा सकता है, बर्थ को कंट्रोल किया जा सकता है, तो वही मेथड के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। Then prevention of conception or fertilization of ovum during sexual intercourse is called contraception. The different types of contraceptions are, तो देखो सबसे पहले बता रहे हैं कि कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है। कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है, जब भी कोई कपल इंटीमेट हो रहा है या इंटीमेसी के दौरान, इंटरकोर्स के दौरान क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, स्पर्म जो है वो एग को जाके क्या करता है, फर्टिलाइज करता है। बट अगर हम बीच में कोई बैरियर ले आएंगे जिसके कारण स्पर्म जा ही ना पाए ओवम के पास, या फिर ओवम स्पर्म जा भी रहा है लेकिन वो ओवम तक पहुंच ही ना पाए, इस तरह के कुछ बैरियर्स जो हम यूज़ करेंगे उसी को हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन कहते हैं। ओके, तो वो जो डिफरेंट टाइप्स के कॉन्ट्रासेप्शन है तो वो कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, इंट्रायूटेराइन डिवाइस, ओरल कॉन्ट्रासेप्शन, इंजेक्शन एंड इम्प्लांटेशन, सर्जिकल मेथड। तो इस तरह से टोटल 6 मेथड्स हैं जिसके थ्रू क्या किया जाए, कॉन्ट्रासेप्शन की प्रोसेस की जा सकती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम नेचुरल मेथड देखते हैं। तो नेचुरल मेथड में क्या आता है, इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म्स मीटिंग। तो नेचुरल मेथड देखो वर्ड से ही समझ में, नेचुरल मतलब कि कुछ प्राकृतिक टाइप का होगा, मतलब इसमें हमको कुछ नहीं करना है, ये नेचुरली कुछ हो रहा है। ओके, बस इस चीज़ को हमको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो नेचुरल मेथड जो है वो भी क्या करता है, अवॉइड करता है ओवम और स्पर्म के मीटिंग को, मतलब फर्टिलाइज करने को, ठीक है। तो उसमें एक आता है पीरियोडिक एब्सटिनेंस, ठीक है। तो पीरियोडिक एब्सटिनेंस में क्या होता है
is a method in which couple avoid or abstain coitus from day 10 to 17 of the menstrual cycle when ovulation could be expected. तो देखो, मैंने आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रोसेस पढ़ाई थी इसके पहले वाले चैप्टर में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रोसेस मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल 1 to 7 डेज लगभग चलता है और 1 to 5 डेज, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, ओव्यूलेटरी पीरियड स्टार्ट होता है। तो ओव्यूलेटरी पीरियड मीन्स व्हाट, एग रिलीज होने लगता है। एग रिलीज होगा, वो कहाँ पे जाएगा, आपके फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, मतलब अलग अलग पार्ट से होते हुए फैलोपियन ट्यूब में एग है और उस बीच में स्पर्म आ गया तो वो एग को क्या कर देगा, फर्टिलाइज कर देगा। बट अगर हम एग जब फैलोपियन ट्यूब में है उस बीच में अगर इंटरकोर्स की प्रोसेस होगी ही नहीं तो क्या एग फर्टिलाइज हो पाएगा क्या, नहीं। और जब एग जो है वो यूट्रस में आ जाएगा तो कोई चांस ही नहीं है फर्टिलाइजेशन का, ठीक है ना। तो वही चीज़ को इसमें बता रहा है कि ये एक ऐसा मेथड है जिसमें कपल जो है वो कौन कौन से डे में मतलब जो इंटरकोर्स की प्रोसेस है उसको रोक सकते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10 to 17 डेज के बाद अगर उन लोगों के बीच में कॉइटस की प्रोसेस नहीं हुई तो क्या होगा, ओव्यूलेशन नहीं, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि उस बीच में क्या होता है, ओव्यूलेशन की प्रोसेस होती है। अगर उस बीच में अगर उन लोगों के बीच में कॉइटस की प्रोसेस हुई, इंटरकोर्स हुआ, तो क्या होगा, ऑब्वियसली क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा और बेबी जो है एम्ब्रियो फॉर्म होगा, जाइगोट बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए इन सब डेज को अगर याद करके इंटरकोर्स की प्रोसेस की जाए तो क्या कर सकते हैं हम, बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आता है किसमें, पीरियोडिक एब्सटीनेंस में। तो देखो इसमें आपको याद क्या रखना है, डे याद रखना है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के कितने दिन बाद, 10 to 17 डेज तक, ठीक है ना, नहीं करना है इंटरकोर्स की प्रोसेस, ओके। फिर नेक्स्ट क्या है, विड्रॉल और कॉइटस इंटरप्शन। विड्रॉल और कॉइटस इंटरप्शन मतलब क्या होता है, in this method male partner withdraws his penis from the vagina just before ejaculation to avoid insemination. ओके तो इसमें क्या होता है, इस मेथड में मतलब जब इंटरकोर्स की प्रोसेस होती रहती है उस दौरान क्या होगा, जो मेल पार्टनर है वो क्या करेगा, अपने पेनिस को वेजाइना से विड्रॉल कर लेगा। विड्रॉल यानी निकालना, ठीक है ना। तो क्या होगा, इंसेमिनेशन की प्रोसेस तो होगी ही नहीं, मतलब स्पर्म जो है, सीमेन जो है वो फीमेल के अंदर जाएगा ही नहीं। तो फीमेल के अंदर नहीं जाएगा तो क्या फर्टिलाइजेशन होगा क्या, नहीं होगा, ओके। तो ये भी एक मेथड है, दैट इज कॉल्ड विड्रॉल और कॉइटस इंटरप्शन। तो ये आपके दोनों किस में आ जाते हैं, आपके नेचुरल मेथड्स में आ जाते हैं, ओके। ये किस में आ जाते हैं, आपके नेचुरल मेथड्स में। तो आपको याद रखना है नेचुरल मेथड्स में क्या आता है, एक तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस आता है और एक आता है विड्रॉल और कॉइटस इंटरप्शन, ओके। देन एक और चीज़ क्या बता रहा है, लैक्टेशनल एमिनोरिया। लैक्टेशनल एमिनोरिया भी किस में आता है, आपका नेचुरल मेथड में आता है। ये कब होता है, इट कॉज ड्यू टू इंटेंस लैक्टेशन फॉर अबाउट 6 months आफ्टर पार्चुरेशन। नो menstruation occurs during lactation period, hence chance of fertilization is absent। तो देखो लैक्टेशनल वर्ड आ गया, मतलब कि ये किसकी बात कर रहा है, लैक्टेशन की, मतलब जो बेबी मतलब बेबी होता है, बेबी का बर्थ होता है तो उसके बाद क्या होता है, जो फीमेल होती है, जो फीमेल मदर होती है उसकी मिल्क प्रोड्यूस होने लगता है उनके मैमरी ग्लैंड से, ठीक है ना। तो उसी को क्या कहते हैं, लैक्टेशनल पीरियड, ठीक है। तो ये जो मिल्क है वो तो खैर 2-3 साल तक प्रोड्यूस होता है, बट जो बेबी होता है उसके 6 मंथ तक, जो मतलब आफ्टर पार्चुरेशन, बेबी के डिलीवरी के बाद के जो 6 मंथ होते हैं उसमें जो मिल्क है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। और उसके अलावा क्या होता है, ये कुछ महीने के लिए जो मेंस्ट्रुएशन की प्रोसेस है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो भी क्या हो जाता है, स्टॉप हो गया रहता है, नहीं होता है, ठीक है ना। तो अब मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रोसेस ही नहीं होगी तो क्या होगा, एग रिलीज़ ही नहीं होगा, क्योंकि मेंस्ट्रुअल के बाद ही तो क्या होता है, एग रिलीज़ होता है। और एग रिलीज़ हो रहा है तो ही तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रोसेस हो रही है। बट अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा नहीं है मतलब एग रिलीज़ नहीं हो रहा है, इसलिए तो एग डिस्ट्रॉय भी नहीं हो रहा है ना। तो उस बीच में अगर इंटरकोर्स की प्रोसेस हो रही है तो फर्टिलाइजेशन के कोई चांसेस ही नहीं है, क्योंकि फीमेल बॉडी के अंदर एग तो रिलीज़ ही नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो ये एक मेथड है जो कि किस में आ जाता है, आपका नेचुरल मेथड में आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि आफ्टर पार्चुरेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रोसेस होती है लगभग 1 मंथ तक होती है उस फीमेल को, क्योंकि 9 मंथ तक वो मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रोसेस क्या हो गई रहती है, स्टॉप हो गई रहती है, ठीक है ना। फिर जब पार्चुरेशन होने के बाद उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रोसेस फिर 1 मंथ लगभग स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद 6 मंथ तक वो मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रोसेस फिर से स्टॉप हो जाती है, ठीक है। तो उस बीच में अगर इंटरकोर्स की प्रोसेस होगी तो फर्टिलाइजेशन के कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रोसेस नहीं हो रही है, दैट्स वाई, ओके। देन क्या बता रहा है, अब
फिजिकल, कॉन्ट्रासेप्टिव और बैरियर मेथड्स के बारे में बात कर रहा है। नेचुरल मेथड में हमने 3 मेथड देखा, पीरियोडिक एब्सटिनेंस, विड्रॉल मेथड और थर्ड वन इज लैक्टेशनल एमिनोरिया। ओके, फिर फिजिकल, कॉन्ट्रासेप्टिव और बैरियर मेथड्स में क्या मिलता है? दिस मेथड प्रिवेंट कॉन्टेक्ट ऑफ स्पर्म एंड ओवम बाय बैरियर, सच मेथड अवेलेबल बोथ फॉर मेल एंड फीमेल। तो देखो फिजिकल बोल रहा है मतलब कि कुछ चीज़ें बाहर से हम यूज़ कर रहे होंगे, है ना, तो ये मेल पार्टनर भी यूज़ कर सकते हैं, फीमेल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो देख लेते हैं कौन कौन से मेथड्स हैं। तो उसमें आता है, सबसे पहले आपका आता है कॉन्डोम। ठीक है, तो ये जो होता है ये मेल के लिए भी होता है, फीमेल के लिए भी होता है। तो देखते हैं, कॉन्डोम आर बैरियर मेथड्स ऑफ थिन रबर लैटेक्स शीट। द मेल condom is used to cover the penis. It is used just before coitus so that semen not enter into the female reproductive tract. तो क्या बता रहे हैं, जो कॉन्डोम होता है ये किसका बना होता है? ये रबर लेटेक्स का एक शीथ जैसा कवरिंग होता है, ठीक है ना। और ये जो होता है ये क्या मतलब इंटरकोर्स के पहले ही जो मेल होते हैं वो अपने पेनिस में इसको यूज़ करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, स्पर्म जो है वो फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में पहुंच ही नहीं पाता है। ओके, इस वजह से देखो ये जो कॉन्डोम है ये बहुत ही अच्छा भी है। क्यों? क्योंकि इसके कारण बहुत सारी जो एसटीडीज़ हैं, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो है उनको प्रिवेंट किया जा सकता है। जैसे कि आपका सबसे बड़ा डिजीज़ एड्स है ना, वैसे। देन द फीमेल कॉन्डोम्स आर डायफ्रागम, सर्वाइकल कैप्स एंड बॉल्ट्स मेड ऑफ रबर लैटेक्स। दे आर इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू कवर द सर्विक्स। तो देखो फीमेल के भी कॉन्डोम्स आते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? डायफ्रागम के नाम से, सर्वाइकल कैप्स के नाम से या फिर वॉल्ट के नाम से। ये भी किसके बने हुए रहते हैं? ये भी रबर के लैटेक्स शीट ही रहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये जो है ये कहाँ पे इंसर्ट किया जाता है? जैसे कि जो मेल का था वो कहाँ पे इंसर्ट किया जाता है? पेनिस में। फीमेल का जो ये कॉन्डोम है ये कहाँ पे इंसर्ट किया जाता है? ये इंसर्ट किया जाता है सर्विक्स में, ठीक है, सर्विक्स को कवर कर दिया जाता है। ओके, देन आता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस कह रहा है, यूटेराइन मतलब कौन सी आ गया? यूटरस की बात आ गई, ठीक है, मतलब यूटरस में कोई चीज़ इंसर्ट करने वाली होगी। तो देखो क्या बता रहा है, दिस डिवाइसेज आर ओनली यूज्ड बाय फीमेल डॉक्टर और बाय एक्सपर्ट नर्सेज इंसर्ट दिस इनटू द यूटरस थ्रू वेजाइना। ठीक है, तो देखो ये क्या होता है, मतलब इसमें डॉक्टर ये मेथड यूज़ करवाते हैं, मतलब डॉक्टर ही इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो डॉक्टर जो है वो क्या करते हैं, वेजाइना के थ्रू यूट्रस में कोई एक चीज़ जो है उसको इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से आईओडीज़ होते हैं। एक होता है नॉन मेडिकेटेड आईओडीज़, एग्जांपल है लिपिस लूप एक्ट एज अ बैरियर। एक क्या होता है, लिपिस लूप होता है जो कि बैरियर की तरह एक्ट करता है। फिर कॉपर रिलीजिंग आईओडीज़, उसके एग्जांपल हैं CUT, CU7, मल्टीलोड 375। ठीक है, ये सब उसके एग्जांपल्स बता रहे हैं। ठीक है, कॉपर आयन रिलीज सप्रेसेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। तो देखो ये CU किसको बोल रहा है? कॉपर को बता रहा है, मतलब वो किसका बना होता है? वो जो इंट्रायूटेराइन डिवाइस रहता है वो कॉपर का बना होता है, ठीक है ना। तो कॉपर जो है वो किस में हेल्प करता है? कॉपर जो है वो स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस करता है, मतलब उसको दबाता है। ओके, अब स्पर्म अच्छे से मोटाइल ही नहीं हो पाएगा तो क्या वो ओवम तक पहुंच पाएगा? क्या नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि स्पर्म की कैपेसिटी तो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो फर्टिलाइजेशन का चांसेस नो। ओके, इट इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस। उसके अलावा ये क्या करता है, फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस को इंक्रीज कर देता है। फैगोसाइटोसिस मतलब क्या? फैगो यानी किसी भी चीज़ को एंगल्फ कर लेना, ठीक है ना, निगल लेना। तो ये क्या करता है, उसको फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस को भी इंक्रीज कर देता है। स्पर्म जो है उसका क्या हो जाता है, फैगोसाइटोसिस हो जाता है। कहाँ पे? यूट्रस में। ओके, देन आता है हार्मोन रिलीजिंग आईओडी। अब ये इंट्रायूटेराइन डिवाइस ही हम पढ़ें जो कि किस में आता है, फिजिकल बैरियर में, ठीक है ना। तो अब क्या है, हार्मोन रिलीजिंग आईओडीज में क्या आता है, एक आपका आता है प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। ये जो प्रोजेस्टेरोन है ये क्या करता है, नाम से समझ में आ रहा है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का कुछ चेंजेस करता होगा, ठीक है। वैसे एक है आपका LNG20, ठीक है। ये क्या करते हैं, मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड द सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म। तो ये क्या करते हैं, यूट्रस को मतलब यूट्रस का जो फेवरेबल कंडीशन होता है जिसमें जाइगोट जो है वो इम्प्लांट होता है, एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है, तो वो वैसा कंडीशन देता ही नहीं है, वो अनकंफर्टेबल कर देता है, मतलब अनसूटेबल कंडीशन देता है। तो अनसूटेबल कंडीशन होगा तो इम्प्लांटेशन की प्रोसेस ही नहीं हो पाएगी। इम्प्लांटेशन की प्रोसेस नहीं होगी तो क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रोसेस हो जाएगी, ठीक है ना। तो
ये जो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज़ हैं ये सब काम करते हैं। तो देखो यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है कि आईयूडीज़ को कैसे इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। ये देखो इस स्ट्रिंग के फॉर्म में रहते हैं और ऊपर पे कॉपर का टी शेप का स्ट्रक्चर बना होता है, ओके। देन केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव। अब कुछ केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव भी होते हैं, मतलब केमिकल आ गया मतलब कुछ मेडिसिन होंगे, ठीक है। तो केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव आते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब जिसको हम माउथ के थ्रू लेते होंगे, जैसे कि टैबलेट्स वगैरह हम लोग का डिजीज़ वगैरह कुछ होती है तो हम माउथ से लेते हैं ना, टैबलेट को लेते हैं, तो उस तरह से इन सब मेडिसिन को भी लिया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है, दिस मैथड इज़ फॉर फीमेल ओनली। दीज आर यूज इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स पॉपुलरली कॉल्ड पिल्स। इट कंटेन प्रोजेस्ट्रॉन और प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन। तो देखो ये जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है ये स्पेशली कौन लेती है, फीमेल ही लेती है, ठीक है ना। और ये स्पेशली कब लिया जाता है, जब इंटरकोर्स की प्रोसेस हो जाती है उसके बाद, ठीक है। ताकि क्या हो, अगर एग फर्टिलाइज हो भी गया है तो क्या हो जाएगा, ये कुछ हार्मोनल चेंजेस कर देते हैं, मतलब प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल बढ़ा देंगे और ये कॉम्बिनेशन में मिलते हैं प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन के। और आपको पता है ये दोनों ही हार्मोन जो है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है ना। तो इनके लेवल में अप डाउन होगा तो ऑब्वियस सी बात है मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रोसेस होगी, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रोसेस होगी तो जो जाइगोट अगर फॉर्म भी हुआ रहा होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो रिलीज आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इससे बर्थ को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये एक मेथड होता है दैट इज कॉल्ड केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव, ओके। फिर पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर अ पीरियड ऑफ 21 डेज स्टार्टेड विद इन फर्स्ट 5 days ऑफ मेंस्ट्रुएशन। फिर बता रहे हैं कि ये पिल्स को कैसे लिया जाता है। तो पिल्स को कैसे लेते हैं, इनको डेली लेते हैं, मतलब 21 डेज़ में। मैंसुरेशन साइकिल की प्रोसेस जैसे ही बंद होती है, मतलब 5 days का मैंसुरेशन साइकिल का प्रोसेस है, उसके बाद से इसको लेते हैं, ठीक है। सहेली अ नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन यूज्ड एज अ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। फिर एक नाम भी बता रहा है पिल का, जिसको क्या कहा जाता है, सहेली क्या कहा जाता है। और ये कैसा पिल है, नॉन स्टेरॉइडल पिल है, ओके। अब नेक्स्ट है इंजेक्शंस और इम्प्लांट। ये भी क्या करते हैं, बर्थ को कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो अब ये कैसे कर रहे हैं, तो देखो प्रोजेस्ट्रॉन एलोन और इन कॉम्बिनेशन विथ एस्ट्रोजन यूज्ड एज इंजेक्शन इम्प्लांट्स अंडर द स्किन ऑफ फीमेल। तो देखो क्या किया जा रहा है इसमें, जो प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन है या फिर एस्ट्रोजन के साथ इंजेक्शंस दे दिया जाता है या फिर इम्प्लांट कर दिया जाता है, कहाँ, फीमेल के स्किन के अंदर। आपको स्ट्रक्चर में दिख भी रहा होगा, देखो इसके इधर पे ये जो पोर्शन है यहाँ पे क्या किया गया है, उस इंजेक्शन को इम्प्लांट कर दिया गया है, ठीक है ना। देन इट इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर लॉन्ग पीरियड्स। और ये बहुत ज़्यादा लंबे पीरियड के लिए इफेक्टिव रहता है, मतलब एक बार करवा लिए तो मतलब बहुत मंथ तक क्या हो जाएगा, फुर्सत टाइप का, ओके। फिर यहाँ पे आपको पॉपुलेशन की ग्रोथ बता रहा है कि किस तरह से पॉपुलेशन का ग्रोथ इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। देखो सन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका सन दिया हुआ है, ठीक है। इवन आगे के सन में भी बता रहा है कि कैसे कैसे इंक्रीज़ होने के चांसेस है अभी के डेज को देखते हुए, ठीक है। तो देखो 1960 में कितना था, 3 बिलियन तक था। फिर 1970 में 3 to 4 बिलियन के बीच में था, मिड में। उसके बाद फिर इस तरह से आप देख रहे हो कि 2050 आते तक 9 बिलियन के अबव बता रहा है कि पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो सकती है, ओके। और ये वर्ल्ड के पॉपुलेशन के बारे में बता रहा है, ओके। तो वो तो पॉपुलेशन के बारे में था। देन और वो आपके पेपर में भी नहीं आएगा, वो बस ऐसे ही मैंने एक्स्ट्रा स्लाइड डाल दिया था। अब एक क्या है, एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव किस केस में लिया जाता है, मतलब इंटरकोर्स की प्रोसेस हो गई और मतलब अब क्या किया जाए, फर्टिलाइजेशन हो गया होगा, तो उस पीरियड में क्या किया जाता है, ये पिल्स वगैरह लिए जाते हैं। तो ये क्या होता है, दिस मेथड आर यूज विद इन 72 आवर्स ऑफ क्वाइटस कैजुअल इन अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, ठीक है ना। तो ये कब लिया जाता है, जब इंटरकोर्स की प्रोसेस हो गई रहती है। तो इंटरकोर्स की प्रोसेस होने के 72 आवर्स मतलब कि लगभग कितने दिन, 3 दिन का है ना। तो उस बीच में 3 दिन से भी थोड़ा ज़्यादा ही है, ठीक है। तो उस बीच में अगर हमने ये पिल्स ले लिया तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो हुई भी होगी वो भी रिलीज आउट हो जाएगा, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन और प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, ये भी क्या होता है, देखो जितने भी पिल्स जो कि फीमेल के लिए हैं वो क्या होंगे, प्रोजेस्ट्रॉन के बने होंगे, मतलब प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन के हुई अप डाउन करेंगे या फिर प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन दोनों के कॉम्बिनेशन में, ओके। देन कुछ सर्जिकल मेथड्स भी होते हैं जो कि क्या करते हैं, बर्थ को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्टरलाइजेशन मेथड एडवाइस टू बोथ मेल एंड फीमेल पार्टनर।
ठीक है, तो देखो ये जो सर्जिकल मेथड है ये नॉर्मली कब किया जाता है, जब मतलब जो भी कपल हैं उनके बेबी हो गए, मतलब उनको जितने बेबी चाहिए थे, जैसे 1 या 2 है ना, उसके बाद उनको नहीं लगता कि अब हमको कोई बेबी चाहिए, तो वो क्या करते हैं, ऑपरेशन करवा लेते हैं। आपने सुना ही होगा, ऑपरेशन करवा लिया जाता है, ठीक है ना। तो वो सब आपके किस में आ जाते हैं, सर्जिकल मेथड्स में। इसी को क्या कहा जाता है, स्टरलाइजेशन भी कहा जाता है, स्टरलाइजेशन मेथड। ओके, इसमें क्या किया जाता है, इट इज़ परमानेंट मेथड टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। ये एक परमानेंट मेथड है, मतलब एक बार आपने सर्जरी करवा ली फिर आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगे। ओके, स्टरलाइजेशन सर्जरी इन मेल इज कॉल्ड वेसिकोटॉमी। अब देखो ये स्टरलाइजेशन ये जो सर्जरी है ये मेल के लिए भी होती है, फीमेल के लिए भी होती है। तो मेल के लिए जो सर्जरी होती है उसको हम क्या कहते हैं, वेसिकोटॉमी कहते हैं। देखो नाम दोनों सेम टाइप के हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मेल का कहलाता है वेसिकोटॉमी और फीमेल का कहलाता है ट्यूबेक्टॉमी। ओके, तो वेसिकोटॉमी में देख लेते हैं क्या करते हैं। इन वेसिकोटॉमी अ स्मॉल पार्ट ऑफ द वास्ट डिफरेंस इज रिमूव्ड और टाइड अप। तो देखो वास्ट डिफरेंस जो है, आपने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो पढ़ा था स्ट्रक्चर, तो उसमें वास्ट डिफरेंस जो है वो क्या करने का काम करता है, स्पर्म को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है, ठीक है ना। तो अगर वास्ट डिफरेंस को ही कट कर देंगे तो स्पर्म रिलीज भी हो रहा है, तो वो तो जा ही नहीं पाएगा, आगे पहुंच ही नहीं पाएगा, पेनिस से रिलीज ही आउट नहीं हो पाएगा, तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा है कि किस तरह से वास्ट डिफरेंस को कट करके उसको टाई अप कर दी है। ओके, तो ये आ जाता है आपका वेसिक्टॉमी प्रोसेस में। देन एक जो फीमेल के लिए होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है, फीमेल का जो फेलोपियन ट्यूब है उसको थोड़ा सा रिमूव करके कट कर दिया जाता है और उसको बांध दिया जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो फीमेल के फेलोपियन ट्यूब को किस तरह से कट करके बांध दिए हैं। अब इसमें क्या होगा, अगर एग रिलीज भी होता होगा तो वो तो फेलोपियन ट्यूब तक ही रह जाता होगा, वो तो और ज़्यादा, मतलब अब फेलोपियन ट्यूब कट हो गया तो स्पर्म तो फेलोपियन ट्यूब में एंटर कर ही नहीं पाएगा, है ना। कोई ब्रिज है उसको आपने तोड़ दिया बीच से, तो एक जगह से दूसरी जगह आप जा पाएंगे क्या, नहीं जा पाएंगे। तो वैसे ही इसमें होता है। ओके, तो जो फीमेल में होता है उसको हम क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं। मेल में जो होता है उसको वेसिक्टॉमी। ये क्वेश्चन आता है, अच्छे से आपको याद रखना है। फिर देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं MTP। ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, नाम से समझ में आ रहा है कि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दिया गया है, ठीक है ना। टर्मिनेट कर दिया मतलब अबॉर्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो ये देखो वैसे तो ये अबॉर्शन वगैरह बिल्कुल ही अच्छा नहीं होता है, ठीक है ना, लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें अबॉर्शन करवाना भी ज़रूरी होता है, ठीक है। तो देखो क्या बता रहे हैं, इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और इंड्यूस्ड अबॉर्शन। तो मेडिकल MTP किसको कहा जाता है, जब आप इंटेंशनली, मतलब आप सोच समझ के अपना अबॉर्शन करवाने जा रहे हैं, अपने बेबी को ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, MTP कहते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। MTP है सिग्निफिकेंट रोल इन डिक्रीजिंग पॉपुलेशन। तो ये MTP पॉपुलेशन को तो डिक्रीज कर रहा है ना। लीगल रिस्ट्रिक्शन इज देयर ओनली टू रिड्यूस फीमेल फोइटिसाइड। आप देखो ये जो MTP के बारे में जब लोगों को पता चला कि हाँ बेबी को अबॉर्ट कर सकते हैं, तो आपको पता है कि हम लोगों का जो कंट्री है ऐसे कहा जाता है कि नहीं मेल फीमेल दोनों का बराबर अधिकार है, बट फिर भी एक तरह से मेल डोमिनेंट कंट्री है, ठीक है ना। तो क्या किया जाता है कि जब एक तो चेक कर लिया जाता है, चेक करवाते हैं ये लोग सोनोग्राफी वगैरह से, तो पता चली जाता है, लेकिन डॉक्टर्स नहीं बताते हैं, एक्चुअल में जो डॉक्टर है वो नहीं बताते हैं, बट कुछ जगह इलीगल तरीके से क्या कर दिया जाता है, इस चीज़ को बता दिया जाता है कि हाँ जो बेबी यूट्रस में है वो मेल है कि फीमेल है। तो जैसे ही उन पेरेंट्स को पता चला कि फ़ीमेल है और उनको फ़ीमेल बेबी नहीं चाहिए, तो वो क्या कहते हैं कि हमारे बेबी को अबॉर्ट करवाना है। तो इस तरह से अगर अबॉर्शन करवाते हैं कि वो फीमेल है इसलिए अबॉर्शन करवा रहे हैं, तो इस चीज़ को क्या किया गया है, लीगली रिस्ट्रिक्ट किया गया है, मतलब इसको नहीं करवाना है, गवर्नमेंट ने इसमें बैन लगा दिया है। ओके, क्योंकि ये गलत है। इससे क्या होगा, बस फीमेल का पॉपुलेशन डिक्रीज होगा, और फीमेल तो हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। मतलब मेल और फीमेल दोनों ही किसी भी मतलब जगह पे रहने के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है ना। तो किसी एक को आप एकदम ख़त्म ही कर रहे हो और एक को बढ़ा रहे हो, तो ये तो गलत ही है, ठीक है। तो इसीलिए फ़ीमेल का अगर हम एबॉर्शन कर रहे हैं, जिसको क्या कहा जाता है, फीमेल फोइटिसाइड। फोइटिसाइड मतलब क्यों फोइटिसाइड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपको पता है जो जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो ही थोड़ा बड़ा होता है, तो हम उसको फीटस भी कहते हैं, फोइटस भी कहते हैं, ठीक है। तो उसी का नाम दे दिया गया फोइटोसाइड, ठीक है। तो फोइटोसाइड मतलब उसको क्या कर देना, ख़त्म कर देना। तो ये तो एक तरह से बहुत ही ज़्यादा गलत है। हाँ, एबॉर्शन किस केस में कर सकते हैं, जब जैसे कि
आप देखते हो डे पर डे क्या होता है, मतलब इतनी ज़्यादा सब चीज़ें गलत गलत चीज़ें बढ़ गई हैं, जिसमें क्या होता है कि मतलब लड़कियों का रेप कर दिया जाता है, तो उस केस में हो सकता है वो प्रेग्नेंट हो गई हो, तो और ऐसे बच्चे को तो कोई रखना ही नहीं चाहेगा, है ना। तो इस केस में क्या किया जाता है, अबॉर्शन कर दिया जा सकता है, तो इसके लिए नहीं रोक है। उसके अलावा क्या होता है, कभी कभी सोनोग्राफी से हमको पता चलता है कि बच्चे में क्या तकलीफ़ है, मतलब बच्चे का कौन सा ऑर्गन अच्छे से डेवलप नहीं हो रहा है, कुछ भी इस तरह का। तो जब थर्ड मंथ के पहले, एबॉर्शन हमेशा कब किया जाता है, थर्ड मंथ के पहले किया जाता है। तो अगर उस टाइम पे सोनोग्राफी से पता चलता है कि हाँ बेबी थोड़ा एबनॉर्मल होने वाला है, तो उस टाइम पे अबॉर्शन कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अब जब बेबी का बर्थ हो जाएगा उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ही मतलब फेस करना पड़ेगा, उसके साथ साथ उसके पेरेंट्स को भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन सब केसेस में क्या किया जाता है, अबॉर्शन किया जाता है। बट अगर सिर्फ आप फीमेल को ख़त्म करना चाह रहे हैं तो ये क्या है, लीगली रेस्ट्रिक्ट है, इस पर बैन लगा हुआ है, ये गलत है। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि जो एबॉर्शन की प्रोसेस है, एमटीपी की प्रोसेस है, वो कब की जाती है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब व्हाट, कितने ट्राइमेस्टर होते हैं, टोटल 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के 3 मंथ, तो 3 मंथ के अंदर अगर एबॉर्शन कर दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 3 मंथ के बाद अगर एबॉर्शन करते हैं तो उसके कारण जो बच्चा तो ख़त्म होगा ही, लेकिन उसके कारण माँ जो होती है जिसके अंदर वो बेबी रहता है, उसको भी बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, मतलब उसकी भी डेथ होने की पूरी चांसेस रहती हैं। दैट्स वाई फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर एबॉर्शन करवाना है तो करवा लें, नहीं तो उसके बाद नहीं होगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। देखते हैं हम बर्थ कंट्रोल। अब नेक्स्ट क्लास में हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस के बारे में पढ़ेंगे। तो आई थिंक कि आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा, ठीक है। कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो आप बता सकते हैं कि मैम ये टॉपिक समझ नहीं आया, फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए या जो भी है। ओके, और नोट्स आप बना लेंगे, स्लाइड्स मैंने बहुत ही क्लियरली वर्ड्स में दिया हुआ है, ठीक है। बुक भी आपको रीड करना है और नोट्स बना लेना है। ओके, सो टुडेज क्लास इज़ ओवर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।